जेनजी वाले क्या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? And NEET has been a blooming topic right now. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। एजुटेशन करके सरकार तो गिरा दी, लेकिन वो तजुर्बा नहीं है कि आप एक सरकार चला पाते हो। जैसे अभी नीट की अपन बात कर रहे थे, आपने एजुटेशन किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार गिरा के सरकार चलाना, आप लोग में से कितने सीजेपी को सपोर्ट करते हो, कांग्रेस जनता पार्टी को? तो ये जो तत्व थे, ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये बाहर के थे। क्या पुलिस के पास और कानून की कोई अवस्था थी कि वो इन बच्चों को नहीं मार सकते? ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं। उसी में कह रहा हूँ, वो सीजेपी ने नहीं किया कि किया, ये आउटसाइड बाहर के तत्वों ने किया। गुंडा आदमी नेता बन जाता है। Welcome to this very special episode of Cook Speaks, where I am sitting with the population of the year, the Gen Z, the Gen Z as you call. और मैं शुक्रगुजार हूँ आर्यमन दुबे का, मैं शुक्रगुजार हूँ आर्यवर्ता का, जो बच्चे आए। एक्चुअली आई रेट इट मोर एज अ मैनेट स्पेशल। ये सब मैनेट के मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि जेन जी के साथ पहला हमारा पॉडकास्ट शुरू। मैं आर्यमन तुमसे शुरू करता हूँ। हेलो बॉस, हाय, हाउ आर यू? अब बॉस मत बोलो, बॉस सर। जी सर। जो पहली चीज़ मैं शुरू करता हूँ, मैं सबसे लाइन से सबके पास, अच्छा इट्स गोइंग टू बी अ फ्री एपिसोड, बी एब्सोल्युटली फ्री एज यू आर। अभी तो सबसे बर्निंग टॉपिक से शुरू करते हैं, नीट। जी सर। बताइए क्या फीलिंग है आप लोगों की, क्या आक्रोश है आप लोगों में? बताइए बताइए बताइए। जी सर, सबसे पहले तो मैं यही समझता हूँ कि देखिए, हम तो दे चुके हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अब मास्टर्स कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं ये नीट का, क्योंकि हमारी भी जो छोटी बहन है वो लोग अभी नीट का एग्ज़ाम दी हुई थी, तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि नीट का जो एग्ज़ाम है, जो उसमें इतना बड़ा जो फ्लॉ निकला है, वो ज़रूर एक कह सकते हैं हम कि सही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो ये अभी मूवमेंट्स हो रहे हैं और जो ये सीजेपी बार बार उठ रहा है, वो मुझे लगता नहीं है कि यूज़फुल है इतना। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी पढ़ाई में इतना लीन है। ये जितने भी लोग हैं जो सच में बेरोज़गार हैं, वो शायद से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को और कह नहीं रहा। आप अपना ओपिनियन बिल्कुल बेझिझक बोलिए। बिल्कुल, तो ये मेरा ओपिनियन है। एंड इसके अलावा बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके भी व्यूज़ हैं अलग अलग, ये जो अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है इसको लेके। बट आई डोंट सपोर्ट इट, आई सपोर्ट द कॉज। व्हाट इज़ द कॉज? इट्स ऑफ नीट, राइट? आई सपोर्ट इट, बट आई डोंट सपोर्ट दैट व्हाट इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। आप लोगों में से कोई इस चीज़ पे सहमत या ना सहमत कि आप लोग नीट के जो कॉज है उसको सपोर्ट करते हो, लेकिन मेथड को सपोर्ट नहीं करते? एनीवन फ्रॉम यू? हाँ प्लीज़। इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग, मतलब कुछ हद तक वो सही भी है, बट जिस तरीके से उसको परस्यू किया जा रहा है, मतलब तोड़ फोड़ या जो पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर वो चीज़ें की जा रही हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, रिलीजन को और कास्ट सिस्टम, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जैसे पाकिस्तान और चाइना एंड फिर हम जाएं तो कश्मीर वाला मामला। तो इन सारी चीज़ों को जब इंक्लूड किया जा रहा है तो वो बहुत हद तक मेन ट्रैक से हट गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, फिर तो अभी अमित शाह का भी मांगा जा रहा है, मोदी जी का भी मांगा जा रहा है। तो वो मोर और लेस अब वो काइंड ऑफ एक फ़ाइट बन गई है बहुत सारे लोगों के बीच में, मतलब अपोजिशंस के बीच में, एंटी नेशनल्स के बीच में। अब मैं बच्चों को एंटी नेशनल नहीं बोलूँगा, बट जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली वो दूसरे डायरेक्शन में उनका यूज़ किए जा रहे हैं, सो विच इज़ रॉन्ग। आप में से कोई और इस चीज़ के बारे में खुलासा करना चाहता है तो इट विल बी प्लेजर टू हैव। या मैडम बताइए।
Hi, thank you for this opportunity, sir. And NEET has been a blooming topic right now. What I feel is the cause is right, but the method they are adapting is actually not right. They have included so many things in the name of NEET paper leak. They have come up with political parties. They have come up with what CJP is doing. The cause they have taken up is, it's actual. It is to be talked about. It is to be focused on. But their method, their protest, the peaceful environment that could have taken this topic and could have been much earlier, the solution could have been produced. But due to this unpeaceful environment, the way the youngsters are coming up, the way they are taking up the method, the way they are taking the law in their hands, this has been stretching this peaceful thing, the little thing, into very big topic. And that this has actually affected more or less even us, because what we feel is this could have been taken in a different direction, but it is going in completely different direction, which is not right from my perspective. Okay, but I'll just like to ask you a small question. Sure. The violence, what you are saying, which was created by the NEET students, unfortunately has not been created by the NEET students. Exactly, sir. They're outside. As Aryaman rightly said, now they are outsiders who are coming. We have the Exactly. religious people, we have the political people. As far as the students are concerned, I don't think they have done any wrong. Yeah, that is what what I want to say is the cause is right. What students want to portray, that was right. But what actually is happening right now, it's not Exactly, correct. but the students are not doing it. Yeah, the students are not doing, the political party or the extra people that have jumped into the situation. They have stretched this to such an extent that the main motive of the paper leak, of the motive was looking at the students. They have lost their lives. That is somewhere hidden. That is not being talked about right now. And other things have been emerging. So that is not correct. Which is sad, actually, Which is sad because basic मुद्दा बच्चों का रह गया और दूसरे लोगों के आके डायरेक्शन पूरा चेंज कर दिया. नहीं, great, very well said. Anyone else? I'll like to also elaborate in this, as she rightly said, political interference, religious. Do you all feel religious interference is good in such a? Yeah, give the mic to her. Give your introduction also. So my name is Vanshika and I belong to Aryavarta group. I'm from BU, currently doing B Pharmacy, and I have also given NEET paper. अरे So, वाह, इसी वर्ष दिया है. Not this year, but I had given it. So I can relate to that how it is to prepare for such a difficult exam, to appear for such an exam, and later on getting it to know that the paper has been cancelled. It just feels that all the money, all the hard work that you have put into this paper, it has all got wasted. So मेरा यही कहना है कि बेसिकली हमें ऐसा लग रहा है कि अदर एलिमेंट्स आए हैं, विच इज़ ट्रू. जब हम कोई बड़े चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसके अगेंस्ट हमें बोलना पड़ता है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोटिस किया होगा कि काफ़ी बार इन चीज़ों के लिए बोला गया है. सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी बार पिटिशन्स डाली गई हैं, बट उसका आउटकम कुछ हमें मिला नहीं था. लाइक 2 years बैक 2024 में भी वी सॉ दैट 60 students got full marks. Which competitive paper has that इतने लोगों को full marks मिल जाए? So कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है. So but उसका कुछ हुआ नहीं, and because of that इतने टाइम की एजिटेशन थी, इतने टाइम से पेपर लीक्स हो रहे थे, क्वेश्चंस गलत होते तो क्वेश्चंस के लिए फिर आपको मनी पे करना पड़ता है उनकी रीचेकिंग के लिए. तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंज की ज़रूरत थी. एंड बिकॉज ऑफ दैट सब, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट में ऐसा हुआ है, और भी पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं या कुछ हुआ है. तो इसकी वजह से एक लार्ज सेक्शन ऑफ द यूथ वॉज वेरी एजिटेटेड और वो बहुत परेशान था. सो उसकी वजह से ये चीज़ इतनी वायलेंट हो गई. एक्चुअली इट वॉजेंट वायलेंट, करना तो पीसफुल ही था, एंड काफ़ी डेज तक वो पीसफुल ही रहा है. जब हमने देखा था कि ये चीज़ लाई गई कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, इट वॉज इन अ पीसफुल वे. ठीक है, आखिर तक भी वो पीसफुल ही था, बट लास्ट में इट टर्न्ड आउट टू बी अ होल chaotic सिचुएशन बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऑल्सो. और भी चीज़ों जो लोगों ने अपने पर्सनल फ़ायदे ढूंढने की कोशिश की है या इस सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो इन लोगों ने अपने प्रॉपर तरीके से अपनी रोटियां सेकी है. ऐसा हुआ है.
सो इसकी वजह से मेन मुद्दा इस वजह से पीछे छूट गया है. बाकी बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है. मेन इशू तो एजुकेशनल रिफॉर्म का ही था ना. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा भी था, बट वो इसलिए था क्योंकि वो इतने समय से सही से नहीं हो रहा था. जो पेपर का कंडक्शन होना चाहिए था या जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ सही से होनी चाहिए थी. अगर वो सही से हो रही होती तो ये सारी बात यहाँ तक आती ही नहीं. एंड बिकॉज ऑफ दैट अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी कि जब आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो आप रिज़ाइन करो. आपको वो चीज़ फील होनी चाहिए कि आपने सही से काम नहीं किया है. ये सारी बातें थी एंड इस वजह से यूथ पूरा फ्रस्ट्रेटेड था. यही रीज़न नहीं है. बहुत अच्छा बोला. और सबसे अच्छी चीज़ आपने बोली कि यूथ बहुत फ्रस्ट्रेटेड था. तो जेनजी वाले क्या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? सर जेनजी फ्रस्ट्रेटेड क्यों नहीं हो सकता, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट तो पूछ रहा हूँ क्या आप हो? मतलब मैं तो आप- बूमर हूँ. मैं तो बूमर हूँ, तो मुझे तो आइडिया नहीं है. आपने कहा है तो अभी बताइए क्यों है? नहीं है, हो सकते हैं और होते भी हैं बहुत टाइम पर. जैसे अगर किसी भी चीज़ को रिपीटेटिवली, जैसे कुछ भी चीज़ हो रही है बार बार होती जा रही है, तो एक टाइम के बाद जेनजी छोड़ते हैं कि या तो छोड़ दो या तो उसके लिए बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाओ. दो में से कोई एक चीज़ करते हैं. तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसके पीछे भागो या उसको छोड़ दो. तो बस बहुत ज़्यादा टाइम तक जेनजी का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता. एक छोटे टाइम के लिए होता है, बट होता है तो वो बहुत हाई लेवल पर होता है. बीइंग अ जेंजी ना सर, मुझे लगता है, देखिए जैसे फ्रस्ट्रेशन की बात आती है तो फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो एक दिन रात में सो और उसके बाद सारा फ्रस्ट्रेशन उतर जाता है मेरे लिए तो. और इतना फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, चिल माहौल है थोड़ा. हाँ, आजकल लोग थोड़े ज़्यादा पता नहीं क्यों सोचने लगते हैं. अभी तो बहुत छोटे हैं, अभी और बहुत कुछ मतलब हमको हासिल करना है. नहीं, आप छोटे ज़रूर हो लेकिन आपकी तादाद बहुत बड़ी है. आप लोग की जो पॉपुलेशन है, मैं अभी वही पूछ रहा था, आप लोग को ज्ञान है आप लोग कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में आप लोग की जेनजी की? एनी आंसर्स? Any answers? How much is the population of Gen Z in India? You are nearly about 30 CR, 30 to 35 CR. What happened in Nepal? अच्छा चलो मैं एक छोटा सा आप लोगों से चलता हूँ. नेपाल में आपने तख्ता पलटा, ठीक है ना? अब सरकार नहीं चला पा रहे, क्या वजह होती है? Any answers? Anybody? दो उसको दो. जैसे नेपाल का मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग ने कलेक्टिव मेथड से, करप्ट गवर्नमेंट थी नेपाल की, जो अपन ने अखबार में पढ़ा. अपन तो नेपाल में थे नहीं, लेकिन अपन ने जो अखबार में पढ़ा, एक करप्ट गवर्नमेंट थी जिसमें यंग यूथ परेशान था और जेन जी के एक एजिटेशन से सरकार गिर गई और सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला उनको. तो क्या वजह है कि वो जो अब सरकार नहीं चला पा रहे जेन जी वाले? सर आई थिंक वन ऑफ द रीज़न कि वो सरकार नहीं चला पा रही कि जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह जो अभी अपॉइंट हुए ईयरली, उनके कोई एक्सपीरियंस तो ऐसा है नहीं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उनके मतलब कंट्रीज़ के बॉर्डर्स लगते हैं लाइक इंडिया, तो वो उनसे इतना फ्रीली ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं. वो दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो इट्स वन ऑफ द रीज़न डैट दे आर, मतलब वो इतना चाह रहे हैं कि जो उनका सामान्य गुड्स है वो इंडिया से सस्ते दामों में ले आएं, पर अपना कुछ भी सामान इंडिया को नहीं दे. तो जब तक ये ट्रेड बैरियर नहीं हटेगा तब तक कोई कंट्री से डेवलप नहीं कर पाएगी. आप खुद के बेसिस पे खुद कंट्री चलाओ तो दैट्स नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट कोरिया ऑल्सो वो भी इम्पोर्ट करते हैं और कंट्री से. तो कंट्री चलाने के लिए ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा. तो वही तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने एजिटेशन करके सरकार तो गिरा दी, लेकिन वो तजुर्बा नहीं है कि आप एक सरकार चला पाते हो. वही तो उसका क्या, फिर क्या उसका मतलब? जैसे अभी नीट की अपन बात कर रहे थे, आपने एजिटेशन किया, अभी जो खबर आ रही है कि शायद मंत्री जी ने इस्तीफा भी दे दिया, तो आप लोग सक्सेसफुल रहे उस इवेंट में. तो ये एक अलग चीज़ रही. सरकार गिरा के सरकार चलाना, आपको लगता है थोड़ा, आप लोग इतने लोग बैठे हो, इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन? सर आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने केवल उसका रेजिग्नेशन ही नहीं किया है, उससे एक दिन पहले दे हैव चेंज मैनी रिफॉर्म्स. एंड जो सजाएं वगैरह भी हैं उनको काफ़ी बढ़ा दिया गया है. जो पहले 3 या 4 साल होती थी उसको बढ़ा के 10 साल की वो कर दिया है. एंड फाइन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स द नीट एग्जाम विल बी हेल्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड्स. सो दैट्स वाई जो चांसेस है चीटिंग वगैरह के पेपर लीक के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे. आप खुद एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि जेईई एडवांस पेपर केवल एक बार लीक हुआ था 1997 में. उसके बाद से जब कंप्यूटर बेस्ड होने लगा उसके बाद से एक भी बार लीक नहीं हुआ है. कौन सा वाला पेपर? 1997 जेईई एडवांस. अच्छा, ओके. तो उसके बाद जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने लगे उसके बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट टेकन द करेक्टिव स्टेप्स टू सो दैट द थिंग विल नॉट हैपन अगेन. एंड फॉर say the accountability he also resigned his. ओके. अच्छा ये बताओ, आप लोग जेनजी वाले बैठे प्लीज आप लोग जेनजी वाले सब बैठे, हाउ वाज योर इक्वेशन विथ योर पेरेंट्स?
Very friendly. Please, please give the mic here. I think my equation with my parents is really very friendly, and compared to my parents with my grandparents, it's really different. And I think सभी इस चीज़ से relate कर पाते होंगे कि आज के टाइम में हम अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं. There is no filter, nothing. मैं अपने मम्मा से पापा से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ. आप लोग उतना जो जैसे हम लोग के ज़माने में रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती थी, उतनी रिस्पेक्ट रखते हो? Yeah, totally. बिल्कुल. हमको तो ऐसा लगता है कि जेंजी वाले थोड़ा हल्का सा लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि नहीं यार ये तो दोस्ती हो गई अब. नहीं ऐसा नहीं है. मतलब respect is something else, but friendship is different. I mean friendship with my friends is different, friendship with my parents is different. अब मैं अपने दोस्तों को कुछ भी बोल सकती हूँ विदाउट एनी फिल्टर, कुछ भी बोल सकती हूँ. अब पता है ये स्लैंग्स बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं वो लेवल वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ नहीं यूज़ कर सकती. तो रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, एंड देयर इज अ डिफरेंट बॉन्ड विद माय पेरेंट्स. अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. जब आप फ्रेंड मतलब मम्मी पापा से आप बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रहते हैं, तो मेरे तो सारे ये दोस्त बैठे हुए हैं. हमारे यहाँ पे क्या होता है सर कि जैसे कि पापा हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं मेरे, पर उनका ये कहना है कि 6 बजे घर आ जा. पहुँचता मैं हालांकि 10 बजे हूँ रात को, वो बात अलग है. और ऐसा है कि बाय चांस पहले तो बोलते हैं कि बेटा मैं तेरे लिए दोस्त जैसा हूँ. किसी दिन गलती से कुछ पता चल गई बात, फिर उनका बेल्ट और फिर मैं हूँ. अभी तक भी मतलब इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी वो उनको छोटे ही सा शुभ दिखता है. मेरे घर का नाम शुभ है क्योंकि, लेकिन यही है. पर फ्रेंडली हाँ, अगर कहूँ मैं कि जैसे कि मेरे दादाजी और मेरे पापा का जो रिश्ता था, उससे कहीं ज़्यादा अलग रिश्ता मेरे पापा का और मेरा है. कहीं ना कहीं इसमें पापा ने भी बहुत कुछ मतलब, क्योंकि आज के समय के जो मम्मी पापा हैं और उस समय के मम्मी पापा बहुत अलग थे. उस समय के बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे. आज के समय के जो फादर और मदर हैं, और इसके अलावा साथ ही साथ तो मेरी तो बुआएं भी जो हैं वो मेरे लिए माँ समान हैं. तो हमारा तो परिवार हमेशा से ही ऐसा ही रहा है कि भाई लड़कियों की ज़्यादा चली है, तो सिखाया भी इस तरीके से ही है. ओके. नहीं, हम लोग को जैसे लगता है, क्योंकि ये पहला मेरा वाक्य जैसे मैं बताया, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस आई एम सिटिंग विद ऑल दी जेन जी पीपल एंड डिस्कसिंग विद यू रिलीजियस सेंटिमेंट्स. आलिए आप लोग सब रिलीजियस हो लाइक द पेरेंट्स, या जो अपने घर पे कथाएं होती हैं या अपने यहाँ जो पूजा पाठ होता है, आप लोग उसको उतना मानते हो कि नहीं मानते? सर मेरे घर का माहौल तो ऐसा है कि शायद मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मानता हूँ ये चीज़ें. मैं बहुत छोटा सा था तब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं. मंदिर भेजना या घर पे पूजा पाठ होना, नवरात्रि, दीपावली या किसी भी फेस्टिवल में बहुत अच्छे से पूजा करना. और सबसे बड़ी चीज़ जो पूजा से मैंने सीखी है वो है ग्रेटिट्यूड. जो भी है हमारे पास उसके लिए खुश रहना, ये हम सीख सकते हैं पूजा पाठ, या अब दूसरे डिफरेंट रिलीजन से भी हैं तो अब ग्रेटिट्यूड उस चीज़ से सीख सकते हैं. मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड सिखाता है वो. क्या बात है. लेकिन मतलब मानता है आप लोग सबकी. अच्छा, मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, जो अभी ये जो नीट का एजुटेशन हुआ दिल्ली में, तो एक लड़की बोल रही थी क्या आप लोग राम राम कर रहे हो, राम को मरे हुए तो कितने वर्ष हो गए, अब तो नीट की बात करो. फिर ऐसा आक्रोश क्यों आता है आप लोग के ऊपर? एकदम मोमेंटरी, जैसे कहते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन आप लोग का आता है, ऐसा क्यों आता है? कोई एनीवन टू आंसर? या प्लीज़. सो ऐसा इसलिए मे भी हो सकता है क्योंकि जब हम हर डिस्कशन का एक समय होता है. अगर हम जिस समय पे जो चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, अगर हम उन चीज़ों को भटका के भगवान का नाम लेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ती हैं. अगर मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ अगर हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे या सब लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे, तो उस वजह से लोग में एजिटेशन आती है कि ये लोग तो सिर्फ भगवान का नाम लेते रहेंगे, काम की चीज़ें तो करते नहीं हैं, ऐसा करके. बट ऐसा नहीं है कि हमें भगवान से दिक्कत है या अच्छी चीज़ों से दिक्कत है या मंदिरों से दिक्कत है, बात वो नहीं है. डेवलपमेंट, रिलीजियस, सारी चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, बस यही मानते हैं. नहीं, एक्चुअली क्या है कि जेन जी का अभी नेपाल के बाद और अभी नीट के बाद आप लोग का इतना हवा बन गया कि कॉमन आदमी घबराता है. ये पहले कहते थे ना कि देखो देखो जल्दी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, शोले का डायलॉग था. तो आप लोग हम बोलते हैं देखो देखो सो जा नहीं तो जेन जी को बुला देंगे हम. तो आप लोग की क्योंकि स्ट्रेंथ इतनी है. अच्छा, दूसरा, मैं आई वॉज टॉकिंग टू दैट जेंटलमैन देयर, आपके बाजू में बैठा. यस, आप खड़े होइए ना एक मिनट. सबसे पहले तो आप आए और आप खामोश बैठे. आपका एक पॉइंट बहुत अच्छा था, हम लोग ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, अगर याद हो, एजुकेशन. आपने एक पॉइंट लिया था जो नेपाल गवर्नमेंट की वन ऑफ द अनसक्सेसफुल हिस्ट्रीज में ही हैड अ वेरी गुड रिप्लाई.
एंड वो रिप्लाई बताइए आपकी कोरिया में भी सेम होता है और क्या डिफरेंस है बिटवीन एजुकेशन एंड नॉन एजुकेशन? सर क्या है ना, नेपाल की गवर्नमेंट जैसा आपने कहा कि अनसक्सेसफुल रही है अभी तक वो तो पहले भी थी, घुमा फिरा के बात वही है। देखो अपन बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक वाली और ये हाँ। बालेन शाह आया, उसने अपना पूरा कैबिनेट बनाया, लोग पागल हो गए वहाँ पे कि क्या सरकार बना दी, सब यंग लोग हैं। यंग लोग तो पहले थे नहीं, पहली चीज़ बालेन शाह के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसका होम मिनिस्टर ने इतना भयंकर करप्शन मचाया कि उसे स्टेप डाउन करना पड़ा। उसका एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ आता नहीं, उसने अपनी वाइफ को वो बना दिया, कोई एक मिनिस्टर बना दिया जो उसकी वाइफ अनपढ़ है, शी इज़ नॉट एजुकेटेड। और वहाँ पे जेनजी जो 25 साल तक के लोग हैं, उनमें से मुश्किल से 1 या 2 हैं उसके कैबिनेट में। और कायदे से तो वहाँ पे 25 के ऊपर के ही लोग कैबिनेट ज्वाइन कर सकते हैं, एज इज़ इन इंडिया कि एमपी के लिए सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं जो लोग 25 के ऊपर हैं। तो घुमा फिरा के बात यह है कि जेनजी वाले लोग आए नहीं। और जहाँ तक अनएक्सपीरियंस लोगों की बात है, सर अनएक्सपीरियंस लोग काम कर लेते हैं, दैट्स नॉट द मैटर। अनएजुकेटेड लोग काम नहीं कर पाते। और आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे को कोरिया का बताया था। कोरिया सर, कोरिया में जो पार्टीज़ हैं वो अपने लोग कैसे रिक्रूट करती है, वो एग्ज़ाम कराती है, वो डायरेक्ट लोगों को नहीं ले लेती। यहाँ पे कैसे लोग ज्वाइन करते हैं पॉलिटिक्स को, स्टूडेंट राजनीति करते हैं या फिर रैंडम ऐसे कोई गुंडा उंडा रहता है, वो गाड़ी वाड़ी चलाता है, जगह जगह पे जाके गुंडागर्दी करता है, बड़े बड़े पोस्टर लगा देता है कि हैप्पी बर्थडे ये नेताजी, और नेताजी उसको खड़ा कर देते हैं कहीं ना कहीं छोटे मोटे इलेक्शन में। फिर वो धीरे धीरे गुंडा आदमी नेता बन जाता है। बेसिकली अनएजुकेटेड आदमी के हाथ में पावर नहीं आनी चाहिए। अनएजुकेटेड आदमी वही करता है जो वो कर सकता है, और अनएजुकेटेड को कुछ आता ही नहीं है तो क्या करेगा? वो करप्शन मचाता है, वो गलतियां करता है, वो अपनी जेबें भरता है, वो अपने परिवार वालों को राजनीति में उतारता है। फिर आप लोग की जनरेशन में ऐसा क्यों है कि पढ़ाई लिखाई पूरी हिंदुस्तान में और पहला मौका मिले तो बाहर चले जाते हो? तो ऐसा क्यों है आपके? व्हाई द एस्पिरेशंस आर टू गो अब्रॉड? व्हाई नॉट सर्व फॉर द कंट्री, टू द कंट्री? सर ये तो मैरिट में ही देखता हूँ ना मैं। क्या? हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनकी स्टाइपेंड 20-20 हज़ार रुपये। अब लेट से परिवार में कुछ समस्या हो गई, लेट से पापा मर गए या फिर बहन की शादी करानी है, कुछ कराना है, 20,000 रुपये में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आदमी जॉब छोड़ेगा, काम पे लगेगा अपना, और काम की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ही मिलती हैं सर। यहाँ पे अच्छा नहीं है, कैसे ही बोलूँ, पे वाकई अच्छा नहीं है। अभी हमारे एक सीनियर है, उनकी 66 लाख्स की लगी है जॉब, बाहर ही लगी है, इंडिया में नहीं लगी है। और अगर किसी को रिसर्च भी करनी रहती है, पीएचडी स्कॉलर्स वो बाहर जाके क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लैब्स नहीं है यहाँ पे। मेरे खुद के डिपार्टमेंट में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की लैब नहीं है, होनी चाहिए ना। एनआईटी है, कोई छोटा मोटा तो कॉलेज है नहीं, तो क्यों नहीं है? उसका रीज़न ही ये है। इसीलिए तो लोग बाहर जा के अपनी पीएचडीज करते हैं, अपने मास्टर्स करते हैं और वहीं के वहीं जॉब ले लेते हैं। मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया था, जब से मैं ग्लोबल प्रेसिडेंट बना मैनेट एलुमनी एसोसिएशन का, तो बाहर लोगों से बहुत संपर्क हुआ। आवर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट बैड, आवर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ गुड। या प्लीज़ आई हैव फ्रेंड्स, मेरे बैचमेट्स जो अभी तक नीट वापस से अपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, और इस साल नीट का पेपर लीक हो गया। एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वेंट अब्रॉड, उनका भी ख़त्म होने वाला है MBBS। हाँ, रशिया या फिर अजरबैजान जाके उनका MBBS अभी ख़त्म होने वाला है। दे डिड नॉट अपेयर फॉर नीट, उनका MBBS हो गया है, वो इंडिया आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या था कि क्यों नहीं अपेयर किया उन्होंने नीट में? क्यों करेंगे? यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इट इज़ सो हार्ड। यहाँ पे प्राइवेट सीट्स, आपको पता है पीपल्स, अपना जो पीपल कॉलेज है उसकी प्राइवेट कॉलेज 1.25 करोड़ का गया है एक सीट। 1 point it is very extremely expensive. And we cannot afford it. your suggestion is कि अगर आप लोग अब्रॉड जाते हो तो सस्ता पड़ता है। हाँ, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में मैं जाऊँगी, अगर मैं एलन सिटी भी जाऊँगी तो प्राइवेट की सीट 50 से 60 लाख रुपए की रहेगी, और मैं 30 लाख रुपए में रशिया जाके MBBS करके यहाँ पे वापस आ जाऊँगी। पर आप ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मैं मेरिट में कर लूँ, पैसा क्यों देना? हाँ भाई, मेरिट में आ जाऊँ तो पैसा देना फिर भी ज़रूरी है? नॉट रियली, बट उसके लिए कंपटीशन बहुत है। जैसे कि अभी यहाँ पे बीटेक के बच्चे कितने सारे बैठे हैं, वो लोग जेई के लिए अपीयर हुए होंगे, कितना एक्सटेंसिवली उन लोगों ने प्रिपेयर किया है 2 साल। और मे बी बहुत सारे बच्चे होंगे जो 8th-9th क्लास से जेई की कोचिंग्स जा रहे हैं, तो इट इज़ सो हार्ड फॉर देम
कि बचपन से वो लोग कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप लोग का जो जेन जी का एटीट्यूड है, आई अप्रिशिएट, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा। जैसे हम लोग के भी टाइम पे हम लोग ने तो जितने एग्जाम दिए ऑन मेरिट दिए, हम लोग के टाइम पे डोनेशन वाला चक्कर होता ही नहीं था। अगर पैसा नहीं तो घर बैठो कुछ और करो, एमए करो, बीए करो। तो हम लोग के टाइम पे तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते थे। तो आप डोनेशन मत दीजिए ना, आप कंपटीशन से आइए, मेरिट पे आइए। अदर थिंग इज, जैसा कि आपने बोला कि 30 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है जेनजी की, 30 करोड़ सीट्स तो है नहीं अब यहाँ पे, तो या तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इज सो मच। कोई बच्चा सोचता है, जैसे हम अभी MBA कर रहे हैं, हमारे कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, हमारा 2.5 लाख में हो रहा है। बट मेरे जो साथ वाले हैं जो अभी IIM जा रहे हैं, एवरेज फीस इज 25 से 30 लाख फॉर MBA। दैट इज सो हार्ड। It's expensive. I got 92 percentile in CAT. I still did not convert any IIMs. So that is a huge problem. I mean, what you are trying to say is too much of competition. Too much of competition. To come into via merit, and then too much expensive to go into the private college. And then we see our peers जो हमारे same age group के हैं, वो लोग abroad जाके well settled हो चुके हैं। तो एक वो weird feeling होती है कि यार why couldn't we do it? Very good. I have a question to my adult, to my seniors. Why is there a misconception like if someone is going abroad and sending money to their country, they are also contributing more than most of us in our country, where people are not getting paid for what they for about जितना वो टैलेंटेड हैं, जितना वो पे अमाउंट जनरेट कर सकते हैं कंट्री के लिए, कंट्री में रह के नहीं कर पा रहे, लेकिन फॉरेन में वो कमा रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे कर रहे हैं, फैमिली फंड सेंड कर रहे हैं। तो इंडिया की उसमें ग्रोथ हो ही रही है ना कहीं ना कहीं। तो मेरी नज़र में तो ये है कि ये मिसकंसेप्शन है कि बाहर जाके सर्व कर रहे हैं और बाहर कमा रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो क्वेश्चन था कि प्रेफरेंस की बात हो रही थी। मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी एसेट्स की बात नहीं कर रहा था। मैं तो आप लोग की प्रेफरेंस की बात कर रही थी कि बाहर जाके प्रेफरेंस क्यों करते हैं। अब जैसे उसने बताया कि भाई एक तो एक्सपेंसिव है और कंपटीशन बहुत एक्सपेंसिव या ज़्यादा है यहाँ पे, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस यू ऑल गो अब्रॉड। इवन फॉर प्लेसमेंट्स आप लोग जो बाहर जाते हो तो इंडिया में क्यों नहीं करते? इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंट्रीज, नॉट द इकोनॉमी। सर आंसर इज सेम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कितना ही बच्चा कितना ही मतलब एक कॉम्पिटिटिव हो जाए, कितनी ही मेहनत कर ले, मतलब आप कह रहे हैं मेरिट में आ जाओ, लेकिन बच्चे 5-5, 6-6 साल तक उसके लिए तैयारी करते हैं नीट के, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े से परसेंटेज से रह जाते हैं, थोड़ी सी रैंक से रह जाते हैं। और जो लोग प्राइवेट कॉलेज में हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग मेरिट पे नहीं आए, क्योंकि बहुत से बच्चों को हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीट्स कितनी होंगी, 1.5 लाख तक होंगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और अपीयर कितने लाखों बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या काबिल नहीं है? वो लोग हैं, क्यों नहीं है काबिल, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते। जी, सेलेक्ट नहीं हो पाते। उनके ऊपर एक्चुअली मोटिवेशनल प्रेशर पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई बच्चा टॉप परफॉर्मर बचपन से है और अब आगे जाके नहीं कर पाया, तो बच्चा इमोशनली डैमेज होता है, वर्नरेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिलीज़ वर्नरेबल हो जाती हैं। फिर जो ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो ऐसे टाइम पे जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मतलब एक वर्गला देते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जिससे वो प्रॉब्लम में आते हैं। जो लोग उनको उकसा रहे हैं वो लोग उनका कुछ नहीं जाता मोस्टली। मेन ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू। पॉइंट है नहीं, वेरी वेल पॉइंट। या प्लीज़। हेलो सर। सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कॉज जो है कि लोग जो बाहर जा रहे हैं, उसके लिए मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का है कि लोगों को आजकल ज़्यादा दिख रहा है कि सामने वाला ये फ़लाना है, ये बाहर चला गया तो इसकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है, वेल सेटल्ड हो गया है, और ख़ुद को वो कंपेयर करता है तो ख़ुद को बहुत ज़्यादा नीचे मतलब एक तरीके से सोचता है कि मैं तो यहीं पे रह के यहीं पे रह गया और ये मेरे साथ वाला बाहर चला गया। तो सर एक सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्रेजेंस जो है आजकल, उस चक्कर में लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। और सेकंड चीज़ सर की लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो पहले सब बोल चुके हैं कि यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सर थर्ड जो है वो है करप्शन, डोनेशन, रेफरेंसेस, कि ये सर ये चीज़ें ख़राब हैं और इनके थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब लोग सीट ख़रीद लेते हैं, या फिर कहीं किसी का आधार कार्ड या कुछ नहीं बन रहा है तो यहाँ से डोनेशन दे देते हैं, रेफरेंस लगा देते हैं। तो सर अपने कंट्री में उनको ये लगता है कि हमारा सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है, इनको कीड़े लग चुके हैं, तो सर ऐसी थिंकिंग हो गई है, तो हम सोचते हैं कि सर बाहर चले जाएं और हम बाहर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं।
बहुत अच्छा बोला। ये जब मैंने फ्रस्ट्रेशन बोला था, तुमने अब आके जा आंसर किया कि ये फ्रस्ट्रेशन है कि सिस्टम तुम लोगों को लगता है करप्ट है, तुम लोगों को सिस्टम लगता है ठीक नहीं है। तो तुम लोग जेनजी होके क्या समझते हो कि सिस्टम को तुम लोग कैसे सुधार सकते हो, किस तरीके से तुम लोग इनपुट देते हो? जैसे मैंने जिक्र किया, आप लोग की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, हाउ डू यू फील यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन? सर सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो लॉज हैं, जो कि हमारे लिए जो मिनिस्टर्स जो एक तरीके से पॉलिटिक्स में जो जाते हैं, उनके लिए कुछ लॉज आए कि आपको इतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, और अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर केस है तो उनको उनके पोस्ट पे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और सर जैसे कि हम देख चुके हैं कि पहले जितने भी स्कैम हो चुके हैं या पेपर लीक्स हो चुके हैं, तो उसमें जो विक्टिम्स जो थे वो सर 2-3 साल में फ्री हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो अपना इतना पैसा कमा लिया, तो इसके लिए 2-3 साल जेल में कौन सी बड़ी बात है। तो सर इसको थोड़ा रिजेक्ट करना चाहिए कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, और सर बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बहुत अच्छा बोला। नहीं, मैं वही तो चाह रहा हूँ, आप लोग बाकी लोग बैठे हो, आप लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से आप लोग इंप्रूव कर सकते हो? कल को आप लोग पढ़ लिख के जुडिशरी में आ गए, या कोई एक IAS में आ गया, कोई कलेक्टर बन गया आप में से जेनजी में, तो आप लोग क्या समझते हो, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव जो आप लोग को लगता है ये खराब है? हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली चीज़ सिविल सर्वेंट्स की सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ नेताओं की भी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। ये मुझे बोलते अजीब लग रहा है बट होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ज़्यादातर पावर सेंटर के पास है, कोई लोकल ऑफिसर या फिर कोई लोकल नेता उतना कुछ बदलाव ला ही नहीं पाता। कोई अच्छा आदमी एक बार को पावर में आ भी जाए तो कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं लेता। जैसे सिंगापुर है, वहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी सैलरी उनके प्राइवेट इक्विवेलेंट्स के साथ में स्केल होती जाती है। तो जितने बड़े सिविल सर्वेंट आप बन जाते हो आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होती है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट ऑफ दी हाई सिविल सर्वेंट की भी सैलरी बहुत कितनी है? 1.5 लाख 2 लाख। गलत। आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। 3 लाख है क्या है? सर बात सिविल सर्वेंट की अगर हो रही है तो मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट बन जाता है ना, IAS ऑफिसर, उसके पर्क्स कितने रहते हैं? प्राइवेट कोई भी मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, बड़े से बड़ा आपका पैकेज लग जाए, 2 करोड़ का लग गया गूगल पे भी, पर आपको उतने पर्क्स नहीं मिलेंगे। और आपको क्या लगता है 2 लाख है सिर्फ सैलरी? कोई भी नहीं कमा पाएगा उतना, कोई भी प्राइवेट का बंदा। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन MPBDC नाउ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि जो आर्यमान बोल रहे हैं पर्क्स, भाई पर्क्स मैं बता रहा हूँ। मेरे GM है, GM की सैलरी इज़ अराउंड 1,50,000 और 60,000, ठीक है। उसको एक गाड़ी मिलती है, ओके। इसके अलावा उनको आने जाने का और एक घर का इतना पैसा मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक रेंट का टोटल मिला के 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, ठीक है। क्योंकि 80,000 रुपये उनकी गाड़ी का पे होता है, 20,000 रुपये उनको रेंट का मिलता है, और अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनका 20,000 to 30,000 रुपीज़ का वो रिफ़ंड होता है, और 1.5 जो उनकी सैलरी है वो, तो 2.5 लाख मान लो। बट अगर उसने बोला कि 2 करोड़ रुपए किसी की सैलरी हो रही है गूगल वाले की, भाई वो इससे लाख गुना ज़्यादा अच्छी अपनी खुद के लिए अपना पर्सनल एम्पायर खड़ा कर सकता है। और रही बात दूसरी कि जो उसने बोला कि सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, तो सर सैलरी ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली एक बिल अभी पास हुआ था एंड मेरे ऑफिस में डिस्कस हो रहा था, वो इम्प्लीमेंट होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसमें सैलरी इंक्रीज़ हो रही है प्राइवेट सेक्टर जितनी गवर्नमेंट सेक्टर की, बट अभी हुई नहीं है, इस अंडर प्रोसेस। कंटिन्यूइंग अपन दोनों का बीच में कट गया था। अभी सैलरीज अच्छी हैं। हाँ, ये आपको थोड़ी गलतफहमी है। अभी जो 2.5 लाख है एक्चुअली। हाँ, आपने अभी चेक कर लिया। हाँ, गूगल है ना, प्रॉब्लम मुझे तो ये 2 लाख याद था, गलत याद था। हाँ, तो 2.5 लाख तो ठीक है, सैलरी खराब नहीं है 2.5 लाख सैलरी, बट सही में। हाँ क्यों नहीं, 2.5 लाख तो बहुत। देखिए वही मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ जेनजी से, क्या आप लोग कंपेरेटिव हैं? क्या आप लोग पैसे के लिए ज़्यादा हैं या शांति के लिए ज़्यादा है? बट सर अगर उस लेवल पे कोई है तो क्या वो ये नहीं चाहेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे आए मेरे पास? एक इंसेंटिव होना चाहिए ना काम करने का। मतलब देश के लिए काम करना कोई इंसेंटिव नहीं है? नहीं, देश के लिए काम करना बिल्कुल इंसेंटिव है, मगर पैसा पहला आना चाहिए। पैसा भी आना चाहिए। पैसा भी आना, तो आ तो रहा है 2.5 लाख। 2.5 लाख इज नॉट इनफ। कितना चाहिए?
अरे ज़्यादा होना चाहिए, 10 लाख 20 लाख लोगों की सैलरी होती है उतनी उतनी। एक कॉर्पोरेट लैडर में थोड़े हाई लेवल पे पहुँचते लोगों की मंथली सैलरी 30-30 लाख भी जाती है प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में तो क्या वर्ल्ड में कहीं इतनी सैलरी नहीं होती होगी। नहीं, ज़्यादा रहती है। दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेड सिविल सर्वेंट सिंगापुर के हैं। वहीं का मैं एग्जांपल लूँगा क्योंकि वो मुझे अच्छे से याद है। सिंगापुर में दे आर पेड वेरी वेल, और वहाँ पे जो एंटी करप्शन उनकी संस्था है उसके पास में कंप्लीट पावर है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, और जिनका उन्हें कंफर्म मिल जाता है कि इसने करप्शन किया उसको उठा के वो तुरंत जेल में डाल देते हैं। अपने यहाँ पे तो कन्विक्स वापस से इलेक्शन लड़ लेते हैं। लालू यादव क्यों लड़ पा रहा है वो इलेक्शन? कायदे से तो मैंने अपने बचपन में सिविक्स की किताब में पढ़ा था कि इलेक्शन लड़ने से पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। प्रॉब्लम अपने यहाँ ये आती है कि एक होता है चार्ज, एक होता है कन्विक्ट। चार्ज है, कन्विक्ट नहीं हुआ। अब अभी एक रेगुलेशन पास हुआ कि अगर तुम कन्विक्ट हो गए तो शायद तुम इलेक्शन नहीं लड़ पाते, जो मुझे चेक करना पड़ेगा। पहले ये था मेरे अगेंस्ट चार्ज है और मैं जेल में हूँ, मेरे अगेंस्ट कोर्ट केस चल रहा, मुझे बेल नहीं मिली, तो आई कैन फाइट द इलेक्शन। But now if you are charged, that is something which I'll have to check up. I also don't know whether if you are charged, whether you can fight the election or not. That is some aspect. लोगों पे इतने जघन्य अपराधों के चार्जेस होते हैं, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, अबेटमेंट टू सुसाइड, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद तो उन्हें नहीं लड़ने देना चाहिए ना इलेक्शन। वो ब्रिजभूषण सिंह जो था, वो क्या नाम है, रेसलिंग फेडरेशन वाला, उसके ऊपर रेसलर्स ने रेप केसेस लगाए। उसके 50-50 कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उसके खुद के 50 खोल रखे थे। वहाँ पे कहीं चार्जेस लगाए लेकिन प्रूव नहीं हुए ना। प्रॉब्लम ये है ना, फिर जुडिशरी पे नहीं प्रूव नहीं हुए ना। फिर उसने जो रेसलिंग फेडरेशन का था वो चीफ था, उसने रिजाइन कर दिया और उसका ही आदमी आ गया, वो बात अलग है, बट ही रिजाइन। चार्जेस प्रूफ नहीं हुए ना, ही वॉज नॉट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। बट अब हम दूसरी बात करने लग गए कि जुडिशरी भी करप्ट है। देखिए अपन तो टॉपिक पे जा रहे हैं, करप्शन पे तो हर विभाग आएगा उसमें। हर विभाग ये कहना कि ये करप्ट नहीं है वो करप्ट नहीं है गलत होगा, लेकिन उनके बारे में बता रहा हूं कि ही वाज नॉट एक्चुअली ही वाज चार्ज बट नॉट कन्विक्टेड। ये डिफरेंस आ जाता है। अपने यहाँ जुडिशरी है, स्लो है, फास्ट है, जैसी भी है, पर कन्विक्ट तो नहीं हुआ ना। जुडिशरी तो अपनी कमाल की है। अभी सीजेआई ने कॉकरोच बोल दिया, सबको नहीं बोला बट कॉकरोच बोला तो उस पर कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई पूरी। चलिए अच्छा, और अब थोड़ा अपन लाइटर टॉपिक पे आते हैं। आप लोग सब बैठे हो, आपने बोला यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स एज यू राइटली सेड। आप लोग की इस उम्र में आप लोग का सबसे अच्छा दोस्त मोबाइल ही है कि आप लोग डेटिंग वेटिंग भी करते हो कुछ? हाँ बताओ ना, कौन करते भाई? चलो एक आदमी का आया। सर अभी हमारी जनरेशन का ये हाल है कि जो बच्चे हैं वो नुसरत को सुन रहे हैं और गालिब को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है। रिलेशनशिप ज़्यादा चल नहीं रहे हैं बच्चों के, ठीक है। एज़ कंपेयर पहले ऐसा होता था कि भाई एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है। बच्चे रिलेशनशिप से ज़्यादा सिचुएशनशिप की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। अरे यार ये समझाओ, ये क्या होता है? रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में डिफरेंस क्या होता है भाई? पहले अगर कोई रिलेशनशिप में रहता था तो वो निभा कर चलते थे रिश्ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अब क्या है? अभी ऐसा सिचुएशनशिप है। हाँ, मतलब कि वो ना इतना बॉन्डिंग है, मतलब एक दिखावे वाला रिश्ता कि हाँ भाई। हाँ बिल्कुल समझाओ, बिल्कुल हम तो चाहते हैं आप लोग समझाओ। हाँ आना चाहिए ना। यस सर, सो रिलेशनशिप बेसिकली ये होता है कि देयर इज अ गर्लफ्रेंड एंड देयर इज अ बॉयफ्रेंड and they are dating and they are doing everything. आजकल लीगल है, बॉयफ्रेंड टू बॉयफ्रेंड भी लीगल है, गर्लफ्रेंड टू गर्लफ्रेंड भी लीगल है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। Yes sir. Continue. Including that, and situationship is कि तुम लेबल नहीं देते हो उस पे, but you do everything जो आप रिलेशनशिप में करते हो. You just don't give the label boyfriend or girlfriend or boyfriend or boyfriend. That is the difference between relationship. But now, for your information and for the information of all of you, there is a registered document for even a live-in relationship now. Yes, and that is going to be treated as an official marriage. अगर आपका सेपरेशन होता है तो वही सब कुछ करना पड़ेगा जब डाइवोर्स होता है, और वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम हो तो। शर्मा गए यार, बोलो ना, आगे तो बोलो। I don't know sir. तो कुछ बोल रहे थे, आगे तो कंप्लीट तो करो। हाँ सर, बस मैं डिफरेंस बता रहा था, एंड दिस वाज द डिफरेंस कि रिलेशनशिप में देयर आर लेबल्स, देयर आर टैग्स, एंड सिचुएशनशिप में टैग्स नहीं होते, बट यू डू एवरीथिंग
the fun, the activities in a situationship. Okay, which we will not like to define right now. Yes, sir. Good. Anyone from that side, please? वहाँ से कोई तो बोलो भाई, इतने बैठे. हाँ, please, उसको माइक दो भाई. Sir, in past relationships are like more loyal, but now there came like lot of kind of relationship like situationship, breadcrumbing, ghosting, benching. There are many terms like ये that. term हमको नहीं मालूम. Ghosting, benching क्या होता है भाई? बताओ तो. Explain करो. So benching is like we are with one person, but what if we get separated with them? So we'll keep one person back up. Stephanie, हम लोग. अच्छा, Stephanie. अच्छा, okay. हम लोग के ज़माने में उसको Stephanie बोलते थे. उसको आप लोग benching बोलते हो. हाँ. Ghosting मतलब we'll keep them like ghosted, like we'll not talk to them. We'll not text them. We'll not see their text. So we'll ghost them like that. So it is called ghosting. So there are many terms like. और बताओ ना यार, ये हमारे लिए नई चीज़ है Gen Z वाली. Ghosting हो गई, benching हो गई और. Breadcrumbing. Breadcrumbing. What is that? बताओ. Don't feel shy यार. बताओ ना. Sir, actually, there are many things like that, you know, like nowadays dating is not about the outcome, the positive outcome which you have it from, like soulful connection or you actually accepting my flaws, my deepest desires. No, it's actually about more like you are going to hurt me, kind of. We have this mindset from the first day we come. Like, yeah. I mean, if your partner is showing you affection after a fight, you are not going to check this out that he's being affectionate to you, you know. He is actually showing love to you. No, we are not seeing that point of. We are seeing that he's love bombing me. Now he's going to manipulate me again to stay in this relationship more. So now it's more about like people are less inclined to give priority to the relationship. Instead, they are actually focusing more on destroying it. So, I mean, you are having. नहीं समझ में आया. On destroying it, अगर करनी है तो फिर रिश्ते में जाते क्यों? Sir, cause relationship is fun. I mean, you know the benefits of relationship. You want to have the cake and eat it too. दोनों चाहिए आप लोगों को. Yeah, that's actually. So this is a good definition. Okay. Good. Thanks. Anyone else, as far as the relationship is concerned? Yeah. Please. Sir, I find this happening because अभी social media platforms बहुत हो गए हैं and Insta पे like people are more engaged on Instagram and they are doom scrolling and all. So basically होता ये है कि someone want the loyal relationships and all, but people are more focusing on social medias and all and कैरियर के हिसाब से सब मतलब वहाँ फोकस्ड है. सो मतलब वो लोग लाइक सिचुएशनशिप्स में लाइक ज़्यादा रहते हैं एंड दे आर लाइक सिचुएशनशिप इज़ लाइक कि कोई लाइक कमिटेड नहीं होता. सो लाइक बेसिकली ये चीज़ रहती है. सो या Honey, I got your point. In fact, what you said, you elaborated. तो रिलेशनशिप आप लोग के यहाँ बहुत लंबे या बेसिक रिलेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ही है कुछ? किसी के हो जाते हैं. सर रिलेशनशिप का मतलब ये थोड़ी ना अकेले लड़का लड़की, मम्मी पापा से भी हो सकती है अच्छी. नहीं वो अपन बात उसकी कर नहीं रहे. अपन अभी बात तो लड़का लड़की, मैंने कहा डेटिंग बोला. अच्छा. मैं तो स्पेसिफिकली आई स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ डेटिंग. सर करता ही नहीं है सारी चीजें, दूर रहता हूँ 4 फीट. नहीं वो आई नो यू वेल. अरे सर ऐसा है कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, जिसका है 8 साल 10 साल, वो लेकिन एक टाइम पर आकर ख़त्म हो जा रहा है. ठीक है. और अगर किसी की लव मैरिज हो रही है तो आफ्टर मैरिज उसकी कुछ ना कुछ ऐसा या तो डिवोर्स हो जा रहा है. अरेंज मैरिज हो रही है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो भी नहीं ठीक से टिक पा रही है, उसमें भी डिवोर्स हो जा रहा है. तो इस टाइप की जनरेशन, मतलब इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है जेन ज़ी को. स्टार्टिंग से ही पैंडेमिक देख लिया, कोविड देख लिया, मतलब हर चीज़ हम लोगों ने देख ली है. बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो लोग कंट्री के लिए मतलब ये कह सकते हैं कि जो थोड़े पैट्रियोटिक टाइप हैं, तो वो अपनी कंट्री को पहले रख रहे हैं. ठीक है. कुछ लोग सीजीपी को सपोर्ट कर भी रहे हैं और बहुत से जनजी हैं जो बिल्कुल उसके अगेंस्ट हैं. क्या रीज़न है कि आप लोग में से कितने सीजेपी को सपोर्ट करते हो, कॉकरोच जनता पार्टी को? एक ही हाथ है. बाकी व्हाट अबाउट यू अदर्स? नो. रीज़न बताओ ना. एक किसी के पॉलिटिकल करियर जो गिर चुका है उसको वापस उठाया जा रहा है.
सीजेपी से क्या लेना देना? सीजेपी से ऐसा है कि सर उसी जो उसके मेंबर्स जो जो फाउंडर्स हैं वो उसी की पार्टीज के हैं और अभी वो उसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सर। ठीक है? और समाचार, ये fact मेरे लिए है तो सर। समाचार है भाई। नहीं सर, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो हम लोग उनके फेवर में भाई, हम जो नीट का भाई जो हुआ है, इतना मसला हुआ है जो नीट का, हम उसके फेवर में है सर। बाकी ये पॉलिटिकल I liked the mic to go there. Non-support of CJP. Why? Sir, basically, as we discussed in previous talks, that they are trying to manipulate the youth towards, like she said, अपनी रोटियां वो सेकना चाह रहे हैं। बेसिकली नीट का मुद्दा उठा के वो जस्ट एक पॉइंट लेके धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हुए वो जस्ट पॉलिटिकल वे में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू कवर अप देयर फेलियर्स and trying to blasphemizing the current government so that they may be able to come to the power. Similarly, Umar Khalid jo hai, he made a company which had connection with Pakistan in terrorism. And his father was also involved in... Have you got any proof of that? Well, it was proved by government, but I as don't of think now, so. I It was don't ever have- proved that he had a collaboration with the Pakistan government. I don't think it was ever proved. Anyway, it must be a rumor. Or I'll come back to you. Yeah. Yeah, but the main point is that they're manipulating. It's simply seen that like आपको पहले चाहिए कि ठीक है, आपने basically बोल दिया कि ठीक है, हमें ये प्रधान का वो चाहिए इस्तीफा. Then you try to make that peaceful protest into something which is violent. मैं उसी में कह रहा हूँ, वो सीजेपी ने नहीं किया कि आउटसाइड बाहर के तत्वों ने किया। आउटसाइड बाहर के तत्व बेसिकली उसमें ऐसा होता है सर कि जैसे ये है ना कि एक जन आपकी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है एंड आप उसको अपोज कर रहे हो सो दैट आपको पावर मिले, तो जो बाकी अपोजिशन है वो उसमें आके अपना फ़ायदा लेना शुरू कर देती है। तो जस्ट वो क्योंकि ऑलरेडी मैनिपुलेट कर रहे थे तो उसमें उन लोगों ने और इन्वॉल्व होके CGP एंड ऑल आर इन्वॉल्व। लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज रिसेंटली इन मुंबई एंड फ्यू ऑफ द पीपल आई रिसेंटली हर्ड दैट रिगार्डिंग दैट कि हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। एंड सिमिलरली इट वॉज सीन दैट वेरियस अदर पार्टीज ऑल्सो डिड दैट सेम एंड शोड देयर सपोर्ट सच दैट दे कुड टारगेट BJP गवर्नमेंट एंड बेसिकली उनको चारों ओर से घेर लें एंड दे ट्राई टू मैनिपुलेट द कंप्लीट सिचुएशन इनटू द फेवर so that it would be favorable for them. Hence the conversion of a peaceful protest into something violent is not like कि अचानक से हुआ है। ये इन सब की जो फेवर अचानक से आई है, उन्हीं सब के कारण ये जो पीसफुल चीज़ वायलेंस में कन्वर्ट हो गई। आपको ऐसा लगता कि प्लान्ड था ये? Obviously, it is planned. क्योंकि अचानक से नहीं होता कि अगर आपने प्लानिंग कर नहीं रखी हो कि ठीक है हमें इस टाइप का कुछ करना है, तो आप एक्स्ट्रा तत्वों को नहीं भेज सकते क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी प्लान्ड होना चाहिए, आपके पास बैक एंड में वो लोग रेडी होने चाहिए, तभी आप उस टाइम पे उन्हें भेज पाओगे। दे वर वेटिंग इन लाइक जैसे होता ना एक शेर अपने शिकार का इंतज़ार करता है, जैसे ही उसको मौका मिलता है वो हंट करता है। सो दे वर इन वेट। द मोमेंट द गवर्नमेंट टुक एक्शन दे कम्प्लीटली डिड वॉट दे वॉन्टेड टू अचीव एंड दिस मेड द प्रोटेस्ट अ बिट अगली एंड बेस्ड ऑन दैट दे further their agenda into resignation of Narendra Modi, Amit Shah and all. नहीं, मैं एक आपसे प्रश्न आखिरी बिफोर यू सिट डाउन देन वील कम टू हिम। इसमें आपको लगता है कि ये जो बच्चों को मारा, ये जो स्टूडेंट्स को मारा, जो मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है, उनको स्कार्स भी आए, लाठी चार्ज भी हुआ, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और इतने बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, तो ये जो तत्व थे ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये बाहर के थे? नहीं सर, देखिए स्टूडेंट्स भी पिटे, बिल्कुल पिटे। फॉर एग्जाम्पल सर, ये जो हो रहा है ना कि वो बाहर के तत्वों का काम होता है सिर्फ आंख भड़काना, उनके कारण ये बच्चे पिटे। बिल्कुल, मतलब वायलेंस उन्होंने किया और पिटे बेचारे ये। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं कि उन्हें मैनिपुलेट क्या पुलिस के पास और कानून की कोई अवस्था थी कि वो इन बच्चों को नहीं मारते, वो क्राउड को डिस्पर्स नहीं करते? कोई और तरीका था कि ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता? आप लोग के अकॉर्डिंगली, एनी वन ऑफ यू? सर, मैंने उस टाइम पर एक चीज़ नोटिस की थी कि बहुत छोटी सी चीज़ थी, मतलब 2 बच्चों की लड़ाई हुई थी और जूनियर सीनियर, और उस चीज़ को इतना बड़ा कर दिया गया था एंड उसके बाद फिर बाहर के लोगों ने आके उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से परसीव किया। 2 बच्चों की लड़ाई थी, उनको डांट के अंदर किया जा सकता था, बट आई नो फ्यू पीपल जो बाहर के थे, मैनेट के भी नहीं थे,
उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा और भड़काया। उनका क्या बेनिफिट होता है भड़काने में? उनका क्या पॉलिटिकल मज़ा आ रहा है। और यस सर, जैसा आपने बोला पॉलिटिकली, तो हाँ कहीं ना कहीं वो बेसिकली रिपोर्ट्स मतलब न्यूज़ बेच लेंगे, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कर ये लेंगे। जो बाहर वाले तत्व थे ये एलिमनी थे या ये लोग कहीं बाहर के दूसरे कॉलेज के थे? एक बंदा तो दूसरे कॉलेज का था। और बेसिकली 2 लोगों की लड़ाई को उसने 10 लोगों की लड़ाई, 20 लोगों की लड़ाई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, विच उसको भी वो लाठीचार्ज बढ़ाया गया। मतलब वो उतना बड़ा मतलब नहीं था, पुलिस ने पहले भगाया, फिर उसके बाद वो चीज़ इतनी बढ़ गई कि हॉस्टल्स में जाके पुलिस ने किया, विच वॉज रॉन्ग। जो बेसिक क्रक्स निकला कि अंदर की इंटरनल लड़ाई को इतना भड़का दिया बाहर वालों ने, हाँ। कि जिसके कारण आपके कॉलेज के बच्चे पिटे। जी। मतलब पूरा तत्व बाहर वालों का था। हाँ 90%। यही आपका कहना है? कैन वी जस्ट गिव द माइक टू हिम? सर बेसिकली पूरा तो बाहरियों का नहीं था, क्योंकि जो लड़ाई 2 के बीच में हुई थी ऑब्वियसली उन्होंने ही बाहरियों को इंटरफियर करने के लिए अलाउ करा। सवाल ये नहीं कि उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया, सवाल ये कि वो आए कि नहीं आए। वो बिल्कुल आए, बस बात तो है। अब सवाल ये नहीं कि सीजेपी वालों ने बुलाया कि नहीं बुलाया, सवाल ये वो थे या नहीं थे। वो थे, उनके कारण उपद्रव हुआ, उनके कारण बच्चे पिटे। बिल्कुल। देखिए वही अपन एक अपन नटशेल बना रहे हैं और आप लोग के साथ ये ले रहे हैं क्योंकि आप लोग की सिंपैथी किसके साथ है? मोदी गवर्नमेंट के साथ या सीजेपी के साथ? बच्चों के साथ? बच्चों के साथ। आप लोग के पीछे कोई? बच्चों के साथ। तो अगर सीजेपी बच्चों को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। तो आप बोल रहे हो कि सीजेपी नहीं कर रही, कई बोल रहे हैं कर रही। हाँ एक सॉरी, आफ्टर यू। थैंक्स अ लॉट। या सर जैसे आपने बोला था कि सीजीपी बच्चों के साथ है या नहीं, बच्चों के साथ है, बिल्कुल साथ है बच्चों के, पर बच्चों के साथ साथ वो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी बढ़ा रही है। सर जैसे अनुरिता रॉय हो गया, वो उनको बुला रही है, वो स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो इन सब चीज़ों का नीट के प्रोटेस्ट से क्या क्या मतलब है? और रिलीजियस एंगल आ गया, वो तो रिलीजियस एंगल आ गया। रिलीजियस एंगल आ रहा है सर, पॉलिटिकल एंगल भी काफ़ी आ रहा है, ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का नीट के प्रोटेस्ट से क्या मतलब है? मतलब नहीं ठीक मैडम, आई थिंक यू वांटेड टू स्पीक। या आई कैन आई हैव द माइक प्लीज? सर आई फील अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आई फील जेंजी का एक प्रॉब्लम है कि वो मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उनका खुद का एक पर्सपेक्टिव नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। दे डू नॉट फैक्ट चेक कि क्या एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। दे हैव अ प्रॉपर इन्फ्लुएंसर जिनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, एंड अगर उनका कोई परसेप्शन है, दे समहाउ grasp that perception and carry on. So that is the problem I feel. Whether we talk about relationship, there's a lot of relationship where people where they have actually made it live. They are presented everywhere. तो उनके different expectations बढ़ जाते हैं कि this is what I want from relationship. और फिर वो वैसा सोचने लगते हैं जिसके कारण अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाते हैं. दैट वॉज द क्राइटेरिया ऑफ रिलेशनशिप. कमिंग टू CJP प्रोटेस्ट सर, आई फील देयर इज़, जैसे कि बोला कि CJP ने एक कॉज सही किया कि हमें एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट उन्होंने पॉलिटिकल एक एजेंडा दे दिया, वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडर्स को एक स्टेज दे दिया कि वो आकर अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट. तो दैट इज़ द रीज़न कि लोग CJP को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे कि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस जो अभिजीत हैं, जो CJP के फाउंडर हैं, राइट, तो उन्होंने बोला कि हम कोई पॉलिटिकल पर्सन को नहीं लेना चाहते हैं अपने इस जो भी प्रोटेस्ट है इन सब में. हमारा एकदम फ्री है, हम यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं. बट फिर लेटर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के सब लोग आ रहे हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं. देयर इज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़, ग्रुप्स जो कि बने हुए हैं, एंड दे ऑल आर कमिंग एंड यूजिंग द स्टेज, विच टोटली डायरेक्शन से अलग ही जा रहा है टॉपिक. और फिर वो समझ आता है कि एक्चुअल में हम कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे हम जो करंट पावर है उसको हटाए और हम उनकी पोजीशन पे आए. बिल्कुल बिल्कुल. ये आज आई थिंक अपना क्रक्स जो रहा, अभी जितने बच्चे आप लोग बैठे हो कि सबका ये रहा कि क्रक्स ये रहा कि किसी तरीके से जो प्रेजेंट सरकार है उसको हटाया जाए और दूसरे लोग आया जाए. ये एक मूवमेंट का बहाना बनाया. नहीं, मेरा जो एक सवाल आप सबसे है, बिल्कुल क्लियर सवाल, लाठीचार्ज हुआ, मैंने काफ़ी दिया, गलत हुआ, मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया, बच्चे पिटे, बहुत गलत हुआ. सवाल ये है कि आप जब किसी सेंसिटिव जोन में या PMO ऑफिस में या पार्लियामेंट के नज़दीक में बड़ी तादाद में चले जाते हो, जब आप परमिटेड नहीं हो, चाहे वो बाहर वाले तत्वों के कारण किया हो, तो पुलिस लाठीचार्ज नहीं करे तो क्या करे? मैं उसका उत्तर आप लोगों से चाहता हूँ. हाँ बताइए सर. मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट की भी गलती थी.
अगर लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह, तो हंगर स्ट्राइक काफ़ी टाइम से चल रही थी। इनफैक्ट जो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब तो बाद में ही आए ना। हंगर स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, ये तो काफ़ी समय से चल रहा था। और चलो ये सब हुआ भी, लाठीचार्ज के पहले भी तो आ सकते थे। जिस दिन मार्च शुरू होनी थी उस दिन सुबह भी तो कर सकते थे कि हम फर्स्ट स्टेप ले लें, हम आगे आ जाए, सो दैट ये सारी चीज़ें ना हो। वायलेंस किस दिन हुआ? 28 को हुआ। तो ये सब रोका जा सकता था अगर गवर्नमेंट भी एक स्टेप आगे आती, क्योंकि सबको ये तो पता था ना कि कॉज तो एजुकेशन का है, तो वो भी तो आ सकते थे। कोई गलत चीज़ की डिमांड तो नहीं थी। लोगों ने मिसयूज़ करना तब शुरू किया जब गवर्नमेंट भी काफ़ी समय से उस चीज़ को सुन नहीं रही थी, तो उनने देखा ये तो बढ़िया मौका है। ये वाली बात भी तो एक है। Yeah, the mic there. I think anyone else after this? Yeah, please. सर जैसे उन्होंने बोला कि 20 जुलाई को प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ, तो गवर्नमेंट शुड टेक द इनिशिएटिव। तो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव। सुबह फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी जेपी नड्डा के साथ, तो उनके स्पोक्स पर्सन जो थे, अराउंड द फोटोज़ 10:45 के आसपास फ़ोटोज़ वायरल हुई थी उनकी। तो मतलब जो मीटिंग वगैरह पहले स्टार्ट हो गई होगी, जेपी नड्डा सर ने पहले उनको बुला लिया होगा कि आप हमारे उस पर हो, जो भी आवास विकास उस पर निवास पे आए हमारे, और वी हैव अ टॉक। तो आई थिंक द मैसेज विल बी ट्रांसफर टू देम अराउंड 8 to 9 AM ऑल्सो, एंड द प्रोटेस्ट विल बी गॉन ब्रूचुअल अराउंड द 12 o'clock के बाद ही ब्रूचुअल स्टार्ट हुआ है प्रोटेस्ट सर। तो आई थिंक द CJP को भी बता देना चाहिए था स्टूडेंट्स को कि दैट वी हैव अ डिले ऑफ 2 to 3 hours, सो दैट पहले हम बात कर ले जेपी नड्डा सर से, उसके बाद जो आउटकम निकलेगा उसके बाद हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। तो गवर्नमेंट ने तो इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने प्रोटेस्ट ब्रूचुअल होने से पहले ही एक इनिशिएटिव ले लिया था। तो जो CJP के स्पोक्स पर्सन है अभिजीत, जो फाउंडर है, उनको बताना चाहिए था स्टूडेंट्स के लिए कि हम बात कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन चल रही हैं, पर उन्होंने वो शायद नहीं बताया, क्योंकि उनका उसमें ही फेवर है उनका कि अगर वो बता देते तो शायद वो प्रोटेस्ट इतने मैसिव लेवल पे नहीं जाता। वो उसके बाद ही मैसिव लेवल पे गया, उसके बाद ही सारे रिफॉर्म्स वगैरह लिए गए हैं, रेजिग्नेशन जैसे आपने बताया वो सब हुए। या आप तो काफ़ी मतलब हम लोगों से बड़े हैं और आपको बहुत एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाट वन रिलेशनशिप एडवाइस यू कैन गिव टू जेन ज़ी, एंड एज वेल एज हाउ यू कैन what advice you can give to Gen Z so that they can be more expressive about themselves and their identity generally? यार as far as expressing yourself, I think आप लोग जितना अच्छा एक्सप्रेस करते हो कोई नहीं करता। पर हाँ, इसका one point what she said was very nice, that you all, I feel, I mean I could be very wrong, but you could be very wrong in my assessment कि आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, यू नो। एक रिलाई वो थोड़ा मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव रखो, उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव करोगे कि यार होता है कि नहीं होता, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। रही बात रिलेशनशिप की, वो तो दिल की बात होती है, एक दिन चले या उम्र भर चले, तो उसके लिए तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक यू शुड बी more ऑब्जेक्टिव एंड लेस ऑफ सब्जेक्टिव। दिस इज व्हाट आई फील। एनीवन एल्स हैज टू स्पीक एनीथिंग बिफोर वी वाइंड अप फॉर द या सर मेरा ये कहना है कि CJP को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, उसका साथ भी बहुत लोग दे रहे हैं, बट हम लोग मोस्टली न्यूट्रल हैं इस मामले में। ओके, सो मुझे ये लगता है कि जितने भी यूथ CJP से कनेक्टेड हैं, we are the younger ones of all of you, so as Gen Z we have unlimited amount of source of information but limited amount of motivation, ठीक है। अब हम लोगों को सिखाएगा कौन? प्रैक्टिकली हमारे बड़े ही सिखाएंगे ना। बट मैंने ये देखा, बहुत हम लोग दोस्त भी बात करते हैं कभी कभी, तो हम लोगों ने देखा कि जब पेरेंट्स और बड़े बच्चों को गाइड नहीं करते, अब हम अपने पेरेंट्स से कुछ शिकायत करेंगे, घर वालों से शिकायत करेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो बाहर के जो दूसरे लोग हैं, ख़राब लोग हैं, वो हम लोगों को बुरा बनाएंगे ही। हमें नहीं पता ना, हमें इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम उससे लड़ेंगे जब ही ना, जब आप लोग हमें गाइड करोगे। एज अ गवर्नमेंट हम बच्चों को गाइड करना भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोगों को अगर आप गाइड करते पहले से, जैसे उन्होंने कहा कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, तो इन्फ्लुएंस जब ही होते हैं जब हम लोगों की कोई सुनता नहीं है। हमें पता है हमें क्या चाहिए, बट हमें किस तरह से उसको अचीव करना है, हमें आपसे ही सीखना है। और बस यही कहना चाह रहा था। नहीं, बहुत बढ़िया बोला, बहुत ही अच्छा लगा तुम लोगों से इंटरेक्ट करके। मैं तो सोच रहा था बड़ा टफ सेशन होने वाला है, पर आई थिंक आई वाज रियली यू नो वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट ऑल ऑफ यू। और मुझे जो लगा, जो मैं कंक्लूड करता हूँ कि आप लोग का जो एक दिशा बहुत अच्छी है, आप लोग के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, आप लोग के एस्पिरेशंस बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है आपके सबके पास नेशन के लिए फीलिंग है। किसी ने भी देखिए एंटी नेशनल नहीं बोला, ठीक है, बाहर जाएंगे, तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड राइटफुली यू कंक्लूडेड कि हमको दिशा चाहिए।
ये दिशा हम लोग ही आपको देंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ जेन जी जिंदाबाद, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग टुडे टू द कुक स्पीक्स। थैंक यू सर।